तो कोई भी पदार्थ होता है या तो वो अम्लीय है, अगर क्षारीय है तो अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारीयता कितना होगा, इसी को मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। एक थर्मामीटर होता है जो बताता है कितना बुखार है, ये भी एक थर्मामीटर की तरह ही है जो बताता है कि कौन पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। यह स्केल कुछ इस प्रकार से होता है जैसे आपका ये स्केल होता है, उसी प्रकार का एक स्केल होता है। हम ना एक ऐसा स्केल बनाते हैं जिसपे आपको पूरा बढ़िया से बता पाए। यह एक स्केल हो गया, इसी पे हम लोग अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारीयता को निर्देशित करेंगे। देखिए यहाँ पे होता है 7, इसके बीच में जो होता है ना वो 7 होता है, और इससे नीचे हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से ऐड जाएगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से होगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फिर ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपका चलेगा 6, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए कोई भी पदार्थ अगर वो अम्ल है, कोई भी पदार्थ अगर जो अम्ल है उसका पीएच का मान यहाँ 0 से 7 के बीच में होगा, 0 से 7 के बीच में होगा पीएच का मान उसका। ये जो भी होगा वो अम्ल होगा। और जिस पदार्थ के पीएच का मान 0 से 7 के बीच में होता है, यानी 7 से कम होता है, उस सब को हम कहेंगे क्या, अम्ल है वो। ठीक है। और जिसका पीएच का मान 7 होगा, राइट 7 होगा, उसको उदासीन कहेंगे, उदासीन पदार्थ कहेंगे उसको। उदासीन किसे कहते हैं, जो ना अम्ल हो ना क्षार हो, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, उसे कहते हैं उदासीन। ठीक है। और जिसका पीएच का मान, जिसके पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा, जिसके पीएच का मान 7 से ज़्यादा होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्षार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसके पीएच का मान मतलब यहां से लेकर देखिए यहां से लेकर और यहां तक सब जो है वो अम्ल का है, अम्ल का है। कहां तक, तो यहां तक। यहां उदासीन है, उदासीन है, 7 जिसका पीएच का मान उदासीन है, और यहां से लेकर ये सब क्या है, क्षार है, यहां तक। ठीक है ना। अब बात यहां पे आती है कि कौन अच्छा अम्ल होगा, कौन बेकार अम्ल होगा। देखिए तो जिसके पीएच का मान जितना कम होगा, जिसके पीएच का मान जितना कम होगा, ध्यान रखिएगा, जिस अम्ल के पीएच का मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। इधर का जो अम्ल होता है, इसके पीएच का मान 0, 1, 2, 3, 4 होता है, वो काफी हार्ड अम्ल होगा, काफी प्रबल अम्ल होगा। ये सब जो अम्ल होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल, प्रबल अम्ल होगा ये। इसके बाद का जो अम्ल होगा, जिसके पीएच का मान इतना इसके बीच में होगा, इसको कह सकते हैं मीडियम क्वालिटी का अम्ल है। न ज़्यादा प्रबल है न ज़्यादा दुर्बल है, न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है न ज़्यादा वीक है। और जिसके पीएच का मान इतना होगा, ये होगा, इसको समझ जाइए कि भैया ये जो पीएच है ना, ये स्केल, ये पदार्थ जो है ना, ये उतना अच्छा अम्ल नहीं है, ये उतना अच्छा अम्ल नहीं है। माने अम्ल की अम्लता कैसे बढ़ती है, तो यहाँ पे कम होती है अम्ल, यहाँ पे कमज़ोर अम्ल होता है, यहाँ मीडियम क्लास का अम्ल होता है, यहाँ पे हाई क्वालिटी का जो भी होता है, जितना अच्छा से अच्छा अम्ल होता है वह यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा बताइए प्रबल अम्ल के पीएच का मान 7 से बहुत कम होता है कि कम होता है, तो कहिएगा 7 से बहुत कम होता है, 1, 2 होता है। ठीक है ना। अच्छा कोई कहेगा कि एगो पदार्थ है ए, एगो अम्ल है ए, जिसके पीएच का मान ए पदार्थ है, इसके पीएच का मान दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है भाई, तो कह रहा है 2 है। और एक पदार्थ है B जिसके pH का मान जो है ना वो 1 दिया है, और एक जो पदार्थ है ना जिसके pH का मान दिया हुआ है 6। आप बताइए इसमें कौन पदार्थ सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है, कौन सबसे बढ़िया अम्ल है, तो किसको चुनिएगा आप, बी को चुनिएगा, क्योंकि बी का पीएच का मान सबसे कम है, यानी सबसे बढ़िया अम्ल है वो, याद रहेगा। सबसे खराब अम्ल कौन है इसमें, सी नंबर है, कौन है, सी नंबर जो है अम्ल जो है सबसे खराब अम्ल है, क्योंकि इसके पीएच का मान कितना है, 6 है। अब मीडियम वाला अम्ल कौन है जो न ज्यादा खराब है, तो जिसके पीएच का मान 2 है, यानी कि ए मीडियम वाला है, समझ में आया। तो ये ए कहाँ पे चला आएगा, ये जो ए देख रहे हैं ये ए यहाँ का है, पूरा ना सेलेक्ट हो भाई, खाली ए का ये है ना, इसमें ये ए कहाँ का है, तो ये ए यहाँ का है ना, यहाँ का है ये। और ये जो बी है, ये बी जिसका पीएच का मान देख रहे हैं 1 है, ये बी कहाँ का है, तो ये बी यहाँ का है। और ये सी देख रहे हैं जिसके पीएच का मान देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, ये कहाँ का है, इसमें का है, समझ में आया। तो ये बी पदार्थ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ऐसा सवाल आपको अभ्यास में बनाने के लिए मिलेगा, तो आप आराम से बनाइएगा। अब फिर बात कर लेते हैं क्षार के बारे में। उदासीन पदार्थ के बारे में तो हम समझ गए भैया, उदासीन पदार्थ के पीएच का मान 7 होता है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि उदासीन पदार्थ के पीएच का मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7। अब उसमें एग्जाम्पल बता दीजिए सर, कोई एग्जाम्पल बताइए। जैसे आश्रित जल, क्या कहते हैं, आश्रित जल, या उसको कहते हैं शुद्ध जल, क्या कहते हैं, शुद्ध जल। आश्रित जल या शुद्ध जल या प्योर वाटर का जो पीएच का मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7। शुद्ध जल के पीएच का मान कितना है, 7। जो शुद्ध जल होगा न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा। एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। शुद्ध जल क्या होता है, न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, और इसके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। तो परीक्षा में घुमा फिरा के पूछेगा, बोलेगा आश्रित जल के पीएच का मान कितना होता है, पूरे शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है, उदासीन पदार्थ के पीएच का मान कितना होता है, जिस पदार्थ के पीएच का मान 7 है इनमें से कौन है, दूध, शुद्ध जल, जल, और दे देगा स्याही, क्या होगा, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। सवाल जैसे पूछे दिमाग में एक ही चीज सेट रखना है कि जो भी उदासीन पदार्थ होगा उसके पीएच का मान 7 होगा, और शुद्ध जल शुद्ध जल चाहे आश्रित जल जो होता है उदासीन पदार्थ होता है, न अम्ल होता है न क्षार होता है। तुमसे कोई ये भी पूछेगा उदासीन माने क्या होता है, जो उदास रहता है उसको उदासीन कहते हैं क्या, तो कहे नहीं, जो न अम्ल होता है न क्षार होता है उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है ना। जो न अम्ल होता है न क्षार होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। अब है अगला पॉइंट है क्या कि भाई क्षार के बारे में कुछ बताइए सर, क्षार कैसे जानेंगे हम। तो क्षार में क्या नियम है, क्षार में जिसका पीएच का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्षार होगा वो। देखिए ये सब जो क्षार देख रहे हैं, ये क्षार सब जो है ना जिसके पीएच का मान इसके करीब में होता है, ये काफी प्रबल क्षार होगा, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का क्षार होगा ये। और इसके बाद वाला जो है ये जो है ना मीडियम क्वालिटी का होगा, ये उतना अच्छा क्षार नहीं होगा, है ना, जितना अच्छा ये होगा। ये मीडियम क्वालिटी का क्षार इसको आप कह सकते हैं। और उससे भी खराब क्षार कौन होगा, जिसके पीएच का मान यहाँ पे होगा, किसका मान, ये इसके बीच में होगा, इसका पीएच का मान हम कह सकते हैं काफ़ी बहुत ही कम है, इसीलिए कह सकते हैं कि बेकार क्षार है, ये बेकार क्षार है। क्षार में तो ऐसे भी याद हो जाएगा, जिसके पीएच का मान कम होगा वो खराब होगा, जिसके पीएच का मान ज़्यादा होगा वो अच्छा क्षार होगा। क्षार में तो एकदम सीधा चल रहा है कि नहीं, जिसका कम तो वो खराब, जिसका ज़्यादा वो अच्छा। तो हम सब हर दिन से जानते हैं, जिसके पास 100 रुपया है मेला में जाएगा ज़्यादा चीज़ खाएगा, जिसके पास 5 रुपया है बेचारा कम चीज़ खाएगा, कम आनंद लेगा, है ना। तो सब जानता है कम माने खराब, ज़्यादा माने अच्छा, ये तो याद करने की जरूरत तो नहीं है कि नहीं। ई वाला में गड़बड़ है, ई वाला में उल्टा, जिसका मान जितना कम है उतने अच्छा अम्ल है, ये वाला में उल्टा है ना। तो ये बात को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, क्षार में याद करने की जरूरत ही नहीं है, खाली अम्ल में याद रखिए कि अम्ल में जिसके पीएच का मान जितना कम होता है उतने अच्छा अम्ल होता है। क्षार में जिसके पीएच का मान जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा क्षार होता है, ठीक है ना। तो पीएच स्केल से हम लोग पता कर पाते हैं। अगर सवाल कुछ ऐसा रहे, सवाल एक ऐसा है, एक पदार्थ एक क्षारीय पदार्थ है, मान लिया जाए कि X
Y और Z जो है ना क्षार है। क्या है? क्षार है। ये 3 को क्षार है। इसमें pH का मान सबका दे दिया है। इसमें pH का मान दिया है 13 है। इसमें pH का मान दिया है कि 6, अरे 6 तो होबे नहीं करेगा, क्षार है तो 6 का कैसे होगा? 7 से ज़्यादा ही ना होगा। तो इसका 9 है और इसके pH का मान जो है ना वो क्या है? 10 है। तो कह रहा है सबसे बढ़िया क्षार कौन है? सबसे प्रबल क्षार। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रबल क्षार हमारा ये होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार ये होगा जिसके pH का मान सबसे ज्यादा है। अच्छा, इस बराबर नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए pH। क्या लिखना चाहिए था? pH स्केल, pH स्केल, pH स्केल, pH स्केल। चलिए, सबका pH का मान दिया हुआ है, ठीक है ना? ऐसा में तो बताइए सबसे बेकार क्षार कौन है इसमें? Y वाला है। सबसे बेकार क्षार ये ना है, सबसे कम pH का मान इसी का ना है। सबसे बेकार क्षार, दुर्बल क्षार यही हो गया। और मीडियम क्वालिटी वाला क्षार इसमें कौन है? Z है। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आ गया है कि कौन प्रबल क्षार होता है, कौन दुर्बल क्षार होता है, ठीक है? प्राणी कहाँ से किधर बैठता है समझ में नहीं आता। अजीब अजीब इंसान सब है इसमें बैठे। फिलहाल में एक बच्छर जो है ना बैठ के मेरा पूरा काम चौपट कर लेता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं कि सर ये pH स्केल जो पढ़े हैं इसका फायदा क्या होगा? अरे भैया pH स्केल पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो यही सवाल हो गया। ठीक से बैठिए कि सर थर्मामीटर से फायदा क्या होगा? थर्मामीटर से यही फायदा होगा कि आप अपने शरीर का तापमान माप सकते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप किसी वस्तु का तापमान भी माप सकते हैं, है कि नहीं है? थर्मामीटर से क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का तापमान को मापते हैं। उसी प्रकार से pH स्केल से क्या करते हैं? तो pH स्केल बताता है भैया कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है। अरे भैया अब आप सब कुछ बता सकते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। घुमा फिरा के कैसे पूछेगा एग्जाम में? देखिए 8 गो पदार्थ हम लेते हैं, A B C, लाइन से लेते हैं ऐसे कहने में बड़ा मजा आएगा। चलिए 8 गो पदार्थ लेते हैं। एक पदार्थ है A B C D E F, G H I। हो गया 8 गो, 3 3 6 2 8। तो 8 को हम पदार्थ ले, कोई और पदार्थ ले सकते हैं। और इस सब का हम नहीं लिए हैं, सवाल मान दिया हुआ है और सब का pH का मान भी दिया हुआ। चलिए इसका A का pH का मान, A के pH का मान कितना दिया हुआ है? तो भाई इतना दिया हुआ है। B के pH का मान 0, C के pH 0 नहीं, चलो मान लेते हैं 1 दिया है। C के pH का मान 7 है। D के pH का मान लेते हैं 14 है। E के pH का मान दिया हुआ है 6। F के pH का मान दिया हुआ है 5। G के pH का मान दिया हुआ है 10। H के pH का मान दिया हुआ है मान लेते हैं 4। अब आपको इसमें से हम सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये 8 गो पदार्थ है ना, इस 8 पदार्थ को देख के बताइए। आपको बताना है कि भाई कौन पदार्थ ऐसा है जो उदासीन है। ये गलत जवाब है आपका। 7 पदार्थ है ये नहीं है। राम का बुखार मान लीजिए 98 डिग्री है, तब कहेंगे किसका बुखार? तो कहेगा 98। अरे राम का ना बुखार है, राम आदमी पदार्थ ABCD है, वो तो इसका pH का मान है, ठीक है ना? तो अब बताइए, फिर से बताइए कौन ऐसा पदार्थ है जो उदासीन है? अब बताइए। तो कैसे बता दिए फटाक दे सी? तो सर इसको देखे हैं तो बता दिए हैं उदासीन है। तो pH स्केल से नहीं बता पाए हैं। pH स्केल नहीं होता तो बता पाते हैं? नहीं बता पाते हैं। आप किसी व्यक्ति को देख के तो नहीं बता सकते कितना बुखार है जब तक थर्मामीटर ना लगाए। उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ के बारे में तो नहीं बता सकते कि कौन अम्ल है कि क्षार है, कितना अच्छा अम्ल है कि कितना अच्छा क्षार है। चलिए और सवाल पूछते हैं। चलिए ये तो उदासीन पदार्थ हो गया। चलिए गुड, बहुत अच्छा जवाब है, ये हो गया उदासीन। उदासीन एकदम सही जवाब आपका आया है। अब अगला सवाल पूछते हैं, उसके लिए तैयार रहिए। कौन इसमें सबसे प्रबल अम्ल है?
कौन इसमें सबसे प्रबल अम्ल है? तो जैसे कहेगा अम्ल, जैसे दिमाग में है अम्ल, 1 से 7 के बीच में, अम्ल 1 से 7 के बीच में, क्या अम्ल 1 से 7 के बीच में, 1 से 7 के बीच में क्या होगा? अम्ल। 1 से 7 के बीच में पीएच के स्केल क्या होगा? अम्ल। दिमाग में सेट होना चाहिए। तो हम क्या पूछे हैं कि बताओ कौन पदार्थ है जिसमें सबसे अच्छा अम्ल है? तो हम दिमाग में छांट लिए भैया 1 से 7 के बीच वाला, 0 से 7 के बीच वाला ही लेना है, दूसरा तो लेना ही नहीं है। और सबसे कम जो कौन है इसमें, तो देखें कि भैया बी है, और बी है, बी पदार्थ के पीएच का मान कितना है? 1 है। हम समझ गए भैया, ये प्रबल अम्ल है, सबसे खतरनाक अम्ल यही है, प्रबल। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए बुआ इसमें कौन सबसे प्रबल क्षार है? सबसे प्रबल क्षार डी है एकदम, क्योंकि इसके पीएच का मान 14 है, और क्षार वाला में जिसका जितना पीएच का मान होता है वो उतना ही अच्छा क्षार होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रबल क्षार है। आप पूछेंगे कि बताओ कि भाई अगर अम्ल के बारे में ही खाली बात करते हैं तो कौन ऐसा पदार्थ है जो सबसे बढ़िया अम्ल है? तो बी है, और बी से थोड़ा खराब अम्ल कौन है? थोड़ा खराब, ज्यादा खराब नहीं। तो देखिए, तो इसके 1 के बाद कौन है? 4 है ना? 1 के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है? 4 वाला। तो ये जो है ना मध्यम वाला, मीडियम हो गया। क्या हो गया? मीडियम हो गया, मीडियम अम्ल हो गया। क्या हो गया? मीडियम अम्ल हो गया, न ज्यादा खराब है न ज्यादा अच्छा है। कौन ऐसा अम्ल है जो अम्ल तो है परंतु एकदम बेकार अम्ल है? कौन बेकार अम्ल है? तो सबसे बेकार यानी कि दुर्बल, सबसे बेकार जो अम्ल है, जैसे दुर्बल अम्ल है, बेकार नहीं कहेंगे, दुर्बल। क्या है? दुर्बल अम्ल जो है वो कौन है? दुर्बल अम्ल कौन है इसमें आपका? ये है आपका ई जो है सबसे दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब कहेंगे कि क्या बी अम्ल है? ठीक है, बी अम्ल है, बहुत बढ़िया बात है। बी अम्ल हो गया, और कौन हो गया? एच अम्ल हो गया, और कौन अम्ल हो गया? ई अम्ल हो गया। क्या इसमें कोई और अम्ल है? हाँ, एक और अम्ल है। कौन अम्ल है? एफ यू अम्ल है, और एक और हम कह सकते हैं कि ये भी दुर्बल अम्ल ही है, उतना अच्छा अम्ल नहीं है। तो अम्ल छांट लिए। अब हम क्षार चुनने के बारी है। क्या सबसे प्रबल क्षार कौन था? कौन है अभी? जिसका पीएच का मान 14 है, ये प्रबल क्षार है। क्या इससे खराब वाला कोई क्षार है? जी मन है, सही में उसका आंसर भी जी है। यह है क्या? मीडियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मीडियम क्षार है। क्या है? मीडियम क्षार है, उतना अच्छा क्षार ये नहीं है। फिर पूछेंगे क्या और कोई क्षार इसमें है? हाँ तो है ना, बेकार वाला क्षार यहाँ पे है, ये दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार है। और बताइए इसको बनाने के लिए क्या याद होना चाहिए? वही, बस ये याद है, ये वाला याद है स्केल हमको, तो उसको बनाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और ऐसा सवाल अभ्यास में है, और अब आपका बीच पाठ के अंतर्गत या कहीं ना कहीं आप लिखे होइएगा, उसको हम समझाएंगे नहीं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। समझ गए? चलिए, वो सवाल आएगा तो हम हटा देंगे, स्किप कर देंगे, क्या ना, क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो पीएच स्केल को भली बातें समझ गए। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन कौन पदार्थ क्षार है? क्षार का नाम बताइए बुआ। क्षार देखिए, तो क्षार में आप 7 से ऊपर देखिए, 7 से आगे कौन होता है? 8, यानी कि ए। और कौन क्षार है 8 के बाद? 10 वाला, यानी कि जी। और क्या है? 10 के बाद डी। और कौन है? नहीं ना, कोई क्षार है? 3 को क्षार है। कौन कौन अम्ल है? अम्ल का नाम बताइए बुआ में। अच्छा, ऐसे करते हैं ना, इसमें स्ट्रॉन्ग वाला को स्ट्रॉन्ग जाइए, क्षार वाला को ना बढ़िया से सजा के लिखते हैं आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। जो बढ़िया का क्षार को पहले लिखते हैं। बढ़िया का क्षार बोलिए बुआ, सबसे बढ़िया क्षार आप लोग बोलिए। सबसे बढ़िया क्षार है डी। उससे खराब क्षार बोलिए। हम नहीं देख रहे, तुम्हें बता रहा। और बताओ उससे सबसे बेकार क्षार। चलिए, अम्ल वाला में बताना तुमको। अम्ल वाला में सबसे बढ़िया अम्ल कौन है इसमें बता दो तो। ये है। उससे बेकार अम्ल कौन है? आप ही लोग बता रहे हो, यहाँ बाद एच। उससे भी बेकार अम्ल कौन है? उससे भी बेकार अम्ल कौन है? सबसे बेकार अम्ल और कौन है?
ई हो गया था फिर दो बार ही आएगा। सबसे पहले बी ना होना चाहिए था। चलिए तो बी होना चाहिए था, पहले बोलना चाहिए ना भाई। बोल रहा है कि हम देख ही ना रहे हैं, तुम ही लोग बोल रहा है। अब तो गलत बोलेगा तो गलत आ जाएगा। हम तो देख ही ना रहे उधर की क्या है, अब तुम लोग का आ गया है तो तुम ही लोग बताओ भाई, लास्ट में हम चेक कर लेंगे। और कोई अम्ल है? नहीं है। अब कौन ऐसा पदार्थ है जो उदासीन है? तो ये हो गया 3 गो, 4 7 गो, 8। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। भैया तो मिनटों में बता दीजिएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। समझ गए कि नहीं समझ गए? दिमाग में सेट है ना? घर जाके इस पे प्रैक्टिस फिर से करिए, तब जाके दिमाग में सेट होगा ये। चलिए अगला सवाल है आपका कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। देखिए पाचन तंत्र में पीएच का महत्व होता है। सबसे पहला पाचन तंत्र, पाचन तंत्र इसको समझिए बढ़िया से, ये क्या है भाई? हमारे शरीर में कुछ ऐसे तंत्र हैं जो खाना को पचाने का काम करते हैं, खाना को पचाने का काम करते हैं, उसे कहते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन, जब खाना हम पचाते हैं ना तो बिना अम्ल के नहीं पचता है वो। पेट में हमारे जगह जगह पे ग्रंथियां होती हैं, उसी से अम्ल का स्राव भी होता है, ठीक है। और वही अम्ल जाके भोजन को पचाने का ही काम में सहायता करता है। देखते हैं खाना भले ही हम मीठा खाते हैं, खाना भले ही तीखा खाते हैं, मगर अगर उल्टी निकल जाए तो खट्टा ही होता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। खाना तो आप मीठा मीठा खाए हैं एकदम, खीर पूरी सब्जी खाएं तीखा तीखा, तो फिर खाए हैं मीठा तीखा और निकल रहा है खट्टा, तो सोचे ना हो कि खट्टा तो हम खाए नहीं, फिर खट्टा निकला कैसे? सोचने की बात है कि नहीं है? इसका मतलब जरूर हमारे पेट में कोई ऐसा चीज़ है जो खट्टा डालता है, खट्टा वाला जो चीज़ है वो अम्ल है। तो पाचन वाला में अम्ल है कि नहीं है? तो सिवा कोई नहीं मानेगा कि भैया उल्टी किसी का सूंघ कर देख लेना कैसा महत्व महसूस होता है। उल्टी कैसा, कभी खुश का बदबू आया है कभी नाक में? तो हाँ आया है, बहुत बार आया है। कोई भी उल्टी करता है एकदम भस भस इतना महकता है कि पूरा आजू बाजू के लोग को भी उल्टी होने लगता है। उल्टी के नाम से भी लोग उल्टी करने लगता है। अब बताइए इतना खतरनाक चीज़ है ना? कुछ चीज़ें नाम है बड़ी खतरनाक होता है। अब ये कहते हैं कि देह पर 10 को बुला बैठा लेता है, अब ये सहरना शुरू कर देगा, है कि नहीं है? उसमें भी एसिड होता है, जहाँ जहाँ चलेगा एसिड छोड़ता है वो निशान बना के छोड़ देगा आपका, ठीक है ना। उसको रुआ में भी एसिड होता है, भूला के नाम से भी देह सिहर जाता है। अभी कहेंगे अचार मुंह में पानी हो जाता है। ये सब इंसान का साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कहने से ही होने लगता है, देखने के बाद नहीं, देख के खाएंगे तब मुंह में पानी आएगा। नहीं, अचार का नाम सुन के ही पानी आने लगता है, भूला का नाम सुन से ही देह से हट जाता है। तो ये बात समझिए ना, पाचन तंत्र में क्या होता है? हमारा अम्ल होता है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर क्या है? क्षार के पीएच। अगला है कि पीएच परिवर्तन दांतों पर प्रभाव। पीएच का प्रभाव दांतों पर भी पड़ता है। दांत पे भी पीएच का मान, दांत भी अम्लीय क्षारीय हो जाता है। पता है जब आपका दांत अम्लीय हो जाएगा तो चावल भी नहीं खा होगा। जिसको दांत खोट हो गया है, कोट हो गया कि खोट हो गया? कोट हो गया है। कोई कोट करता है कोई खोट करता है, सब अपना दांत है ना। जैसे मान लिए इमली धकर लिए एकदम खट्टा खट्टा चीज इमली उमली खा लिए एकदम दबा के। अब एक बार 2-3 गो इमली खाइए ना, उसके बाद में आप चावल खाने बैठिए, चावल लगा के पत्थर की तरह टूटबे नहीं करता, दांत एकदम कोट हो जाता है। नहीं होता है? खट्टा पदार्थ कभी खा होइएगा, उसके बाद दांत से कोई टूटता है जल्दी? कोई चीज़ नहीं, लगता है दांत में टूट जाएगा, है ना। हाँ, आम कच्चा आम भी खाइएगा खट्टा खट्टा तो उससे भी वैसे हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये अम्लीय का दांत पे भी प्रभाव पड़ता है, अम्लीय का, है ना। दांत को कमजोर भी कर लेने लगता है कि कमजोर हो गया, टूट ही जाएगा दांतवा, ये हो जाता है। तो दांत पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या? अम्ल का प्रयोग से बर्तनों को धब्बे छुड़ाना। देखिए पितरिया बर्तन जो होता है घर में, औरत लोग क्या करती है उसको साफ करने के लिए नींबू का रस से साफ करती है, सुनी होइएगा आप लोग। तो जो अम्ल होता है ना उससे क्या करते हैं, उसको हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्तन है ना आपका, बर्तन जैसे कॉपर का बर्तन है तो कॉपर के ऊपर से हरा हरा कलर का जंग लगता है, ठीक है। अब उसको साफ करने के लिए छार चाहिए। नहीं, अब छार सॉरी गलती हो गया, ऊपर लगता है छार, वो बात नहीं कीजिए। उसी को खत्म करने के लिए जरूरी पड़ता है अम्ल का। बात को समझिए, बर्तन पे क्या लग गया है? छार। और छार का दुश्मन क्या होता है बताइए? अम्ल होता है। तो अम्ल क्या है? आपके बगल में सस्ता सुविधा मिल जाता है। सस्ता कैसे? वो तो बहुत महंगे हैं,
नींबू देखते हैं, कल खरीद के लाए, कैसे खरीद के लाए, 7 रुपये हमको दे, 7.5 रुपये मिला एगो नींबू। तो वो उसी से रगड़ते हैं, नींबू में जानबे करते हैं नींबू में अम्ल होता है, अम्ल से रगड़ेंगे तो क्षार खत्म हो जाएगा, एकदम बर्तन एकदम नया चमचमा जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया। अगला है मिट्टी के पीएच का मान। खेत में बताया था किसान लोग क्या करता है, लालच में आकर ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद पटाता है। खाद बार बार पटाने से खेत में खेत क्षारीय हो जाता है। क्या होता है? खेत क्षारीय हो जाता है, और खेत क्षारीय हो जाएगा समझ जाइए कि बंजर हो जाएगा। क्षारीय का मतलब क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। और ज़्यादा खाद पटाने से एक समय ऐसा आएगा कि आपका खेत से फसल उगवे नहीं करेगा, बंजर खेत हो जाएगा आपका। इधर कैसा क्यों नहीं, इधर 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 यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और कुछ उधर से दिखाई नहीं देता ज़्यादा, तो क्या आएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब क्षारीय जब आपका खेत हो गया है तो आप क्या कीजिएगा, उसमें अम्ल डालना पड़ेगा आपको। अगर अम्लीय हो गया है तो क्या हो जाएगा? क्षार डालना पड़ेगा, कुछ हो जाता। तो आप क्या कीजिए, ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय काहे होता है? क्योंकि आजकल वर्षा भी अम्लीय होने लगा है। वर्षा क्या हो रहा है? अब अम्लीय वर्षा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा? गुड, वेरी गुड, ताली बजाने के लिए बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बात देखिए करेक्शन कहाँ से है कि किसी भी फैक्ट्री या गाड़ी या जितने भी कल कारखाने हैं उससे निकलने वाले जो जहरीले धुएं होते हैं, पढ़ाए थे प्रदूषण पढ़ाए होंगे, उस पर पढ़ाए होंगे, तो उसमें क्या होता है, धुआं में जो है वो वायुमंडल में चला गया। अब वर्षा हो रही है तो हवा से ही ना गुजरेगा पानी, तो उसे रिएक्शन कर लेता है। और वो पानी जो बरस रहा है वो शुद्ध था, अब हवा जो है गंदा है। जैसे आप खूब नहा धोआ के सेंट मार के आ रहे हैं, मौजूदा में आ रहे हो, बदबूदार है, तो आपका खुशबू खत्म ना हो जाएगा, बदबू में बदल जाएगा? नहीं, जैसे आप खूब ड्यू मार लिए, एकदम सेंट उंट मार के कपड़ा अपना नया पहन के गए, नाला में गिर गया था, फिर आ रहे हैं, तो आपका खुशबू आएगा कि बदबू आएगा? बदबू आएगा ना जी, गटरे में गिर गए मान लिए तो बदबू आएगा ना। अब तो वही हाल सेम है, पानी तो बरस रहा है, ऊपर से बादल भगवान तो बरसा रहे हैं शुद्ध शुद्ध, इंसान इतना ना धुआं छोड़े हुआ है जहरीला जहरीला कि वो शुद्ध पानी जो आ रहा है वही में क्या मिल जा रहा है, जहर बन जा रहा है। उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा जमीन पे पड़ेगा तो जो अम्ल जब जहाँ जहाँ पड़ेगा उसका अम्लीय बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो मिट्टी भी क्या हो रहा है? अम्लीय हो जा रहा है। तो अम्ल को क्षारीय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कोई क्षार डालना पड़ेगा। अम्ल को हटाना, हटेगा कैसे? क्षार से। क्षार को हटाना है तो अम्ल लाइए, अम्ल को हटाना है तो क्षार, अम्ल को हटाना है तो क्षार, और क्षार को हटाना है तो अम्ल। उदासीनीकरण की विक्रिया, अम्ल और क्षार का विक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, है ना? तो ये पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसान है जिसका खेत जो है ना क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है, वो अपने खेत में क्या क्या डालता है, तो क्षारीय पदार्थ डालता है। क्या क्या डालता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट डालता है, चूना डालता है, और क्या डालता है? लिखा था ना, चूना डालता है, और क्या डालता है? वो किसान क्या करता है, खेत में चूना पटा रहा है, तो कहता है पागल हो गया है, खेत में चूना काला पटा रहा है, लोग खाद पटाता है जो चूना पटा रहा है। तो किसान कहता है देखिए मेरा खेत जो है ना अम्लीय हो गया है, तो इसमें हम क्षार मिला देंगे तो इस उदासीन हो जाएगा, तो फिर फसल को बढ़िया से होगा। काहे बोल रहे हैं आप लोग? गलत बात है। समझ में आ गया बात को? दूसरी ना बात ये हो जाता है कि हम पता कैसे करेंगे कि अम्लीय कि क्षारीय है? मिट्टी को देख के चक्के देखेंगे खट्टा है कि नमकीन, कैसे न करवा है? नहीं ना, बोले थे कि हर चीज़ को चख के नहीं देखना जाता है, उसका लैब होता है। हर जिला में मिट्टी जांच केंद्र होता है, पता है आपको? कितने बच्चे गए हैं मिट्टी जांच करवाने आज तक? क्या आपके पिताश्री कभी भेजे हैं मिट्टी को लेकर कि जाओ मिट्टी का जांच करा लेना? आज तक आप सुने थे कि पेशाब का जांच होता है, पैखाना का जांच होता है ना? कभी ये सुने थे कि मिट्टी का भी जांच होता है? आज जान लीजिए, जब आपके खेत में कभी फसल मिट्टी का जांच कराना हो तो करा सकते हैं। क्या कीजिए, उसमें होल कीजिए, खुरपी ले लीजिए, होल कीजिए, इतना ले होल कर लीजिए, छेद कीजिए, और सब मिट्टी को निकाल कर प्लास्टिक में पैक कर लीजिए, ले जाइए। आपका पिपराड़ी वाला ब्लॉक रोड है, जहाँ पे जेल है, सीवर जेल है, उसी के बगल में कृषि केंद्र है।
कृषि भवन है। क्या है? कृषि भवन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि भवन। तो उसमें जाइएगा, तो उसमें दीजिएगा कि सर हमको मिट्टी का जांच कराना है, तो आपका आधार कार्ड नंबर लिख लेगा और मिट्टी रख लेगा, कहेगा ठीक है सर 7 दिन के बाद आइए, तो जांच करके दे देगा कि सर आपका ये मिट्टी का रिपोर्ट है, जांच करके देखिएगा तो इसका पीएच का मान कितना है। अरे भैया इसका पीएच का मान तो 5 हो चुका है, गड़बड़ हो गया मेरा मिट्टी, 2 पॉइंट सीधे घट गया, 7 होना चाहिए था, तो हमने उदासीन होता, तो ये 5 हो गया, तो घट गया, मतलब 5 हो गया मतलब अम्लीय हो गया कि क्षारीय? अम्लीय हो गया है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, चलो भैया ऐसे बुरा ले जाते हैं, कथी का? चूना का बुरा खरीद लिया, जो पेंट करते हैं उसमें फीड देंगे खेतवा में, चारों तरफ मिला देंगे, जोतवा देंगे, अपने फिर जाके फिर 15-20 दिन के बाद फिर चेक करवाएंगे, कहेगा हाँ भैया इससे तो 6.5 हो गलो, 6.5 हो गए ना, तब ठीक है चलते इतना। 6.5 का मतलब खराब, 6 मतलब हम अब उदासीन के बगल में आ गया, 7 हो जाता तो हो जाता, तो एक और पटा देंगे राख, तो एक और पटा देंगे चूना, अपने क्षारीय बना देगा उसको। आया समझ में? दिमाग में कुछ सेट हो रहा है? तो ये होता है किसान का काम। अगर आपके खेत में भी फसल नहीं उग रहा है तो जाके मिट्टी का जांच कराइए, देखिए कि अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर क्षारीय हो गया, क्षारीय तो नहीं होगा जल्दी, अम्लीय ज़्यादा होता है, 99 केसेज में अम्लीय होता है, कुछ परसेंटेज में किसी का खेत क्षारीय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मिट्टी का जांच करा के देखा जाता है। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि भैया प्रकृति में पीएच और जलीय जीव, जब नदी या तालाब या कोई झील का जो पीएच का मान जो है, पानी का पीएच का मान कितना होना चाहिए? शुद्ध पानी का, अगर शुद्ध पानी है तो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। किसी तालाब के पीएच का मान 5 हो जाता है, किसी का 4 हो जाता है। बताइए उस तालाब में जीव रहने वाला है कि नहीं? जीव है, बहुत सारा जीव है, वो जीव सब मरना शुरू हो जाता है, मछलियाँ मरने लगती है, जीव जंतु सब मरने लगते हैं। गंदा जल में ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। हाँ, मानते हैं कि वो सब गंदगी की चीज़ों को ही खाता है। अब साफे शुद्ध जल में मछली रह भी नहीं सकता है, साफे शुद्ध जल में बेचारा खाएगा क्या? कीड़ा मकोड़ा सब रह भी नहीं करेगा, कैसे खाएगा वो? गंदगी को तो ही खाता है, बेचारा बड़ा होता है। साफे खराब में भी तो गड़बड़ हुआ है कि नहीं? तो अम्लीय अगर पानी हो जाता है ना, तो जितने भी जीव होते हैं पानी में वो सब मरने लगता है बेचारा, ज़्यादा अम्ल के प्रभाव में, समझ गए? इसीलिए पानी को भी क्षारीय, फिर क्षार छिटा जाता है ताकि अम्ल को ख़त्म करे वो, समझ गए? तो पानी में भी सब छिटना पड़ता है, क्या कीजिएगा, छिटना पड़ता है ताकि क्षारीय बना दे उसको, समझे कि नहीं समझे? अगला पॉइंट है कि प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर अम्लीय कहीं पे हो रहा है तो तुरंत क्षारीय करने का व्यवस्था भी करता है। भगवान सब कुछ सोच के प्रकृति में ऐसा चीज़ बनाए हैं जो अम्ल भी है, और ऐसा चीज़ भी बनाए हैं जो क्षार भी है। और सांप बनाया है तो नेवला भी बना दिए हैं, है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं? एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर एक चीज़ ना रहे तो एक चीज़ की संख्या बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से प्रकृति ने क्या किया है, प्रकृति ने, भगवान ने जितने भी धरती पे जीव को बनाया है, चाहे जितना भी बीमारी निकल जाए, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी निकल जाएगा, उसका इलाज धरती पे ही मिलेगा, मतलब फिक्स है। जितना बीमारी पैदा होगा उसका इलाज भी धरती पे ही निकल जाएगा, और भगवान के दिया हुआ चीज़ से ही निकलेगा। क्या ये तो कोरोना का केमिकल से बनता है। केमिकल किससे बना है? प्रकृति के चीज़ों से बना है। अरे भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट ना है, जितना बीमारी हम लोग पैदा करते हैं उसका इलाज भी भगवान रखले रहते हैं। सब बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं छुपा रहता है, खोजने के बाद देरी होता है। वैक्सीन का खोज हो रहा था, हुआ तो हुआ कि नहीं, लड़े कि नहीं, फिर उसको ख़त्म किया गया कि नहीं किया गया? एक तो पल तो ऐसा लगा था कोरोना में कि ज़िंदगी अब समाप्ति हो चुका है, नहीं, कितना लेकर अपना जो भुड़की था बैंक वो फोड़ लिया, क्या कि आप ज़िंदगी रहबे नहीं कहा था, भुड़की लेकर कभी करेगा, तोड़ फाड़ के खा गया सब। बहुत लिखा सब ऐसे करने लगा, क्या कि आप ज़िंदगी रहबे नहीं करेगा तो फालतू में रखने से क्या फायदा, पैसा खा पी जाते हैं आराम से। तो आराम से खा पी गया खरीद के, खूब चाय रस बोर के खा रहा था, बिस्कुट खरीद के खा रहा था। हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी रहबे नहीं करेगा तो पैसा लगे क्या किया जाए, खूब काजू किशमिश बादाम जितना खाना है जोजी से खाना आराम से करके खाओ। देखते थे घर में लोग देखते थे, घर बाहर जाना भी नहीं है, बड़ा ज़िंदगी मज़ेदार हो गया था नहीं, और जिसके पर बीत रहा था उसके लिए ज़िंदगी बड़ा खतरनाक हो गया था। एक तरफ हम बच्चों को कुछ खुशियाँ आ रही थी कि स्कूल से छुट्टी मिल गया, ट्यूशन से छुट्टी मिल गया, क्या ज़िंदगी था कोरोना वाला, याद कीजिएगा तो कहेगा कि हम लोग सपना देखे थे, शायद नहीं लगता कि सपना में कभी आया था वो सब, नहीं है? कभी समय आया तो ताली भी बजाया, थाली भी बजाए, और दीप भी जलाए थे, नहीं? देखिए नेक्स्ट छिपा हुआ सब बजा रहे थे, नहीं? दिन का क्या मंजर था, खौफनाक दृश्य,
चारों तरफ से टन टन की आवाजें। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, अब है लवण। अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लवण। लवण क्या है भाई? लवण कोई नया पदार्थ नहीं पढ़ रहे हैं। लवण के बारे में आप जस्ट पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराइएगा, अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराइएगा तो एक उदासीन पदार्थ भी बनता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा एकदम सिंपल है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से जिस उदासीन पदार्थ का, उदासीन माने क्या, जिसके pH का मान 7, उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है उसे अम्ल कहते हैं, अच्छा लवण कहते हैं। अब एकदम सिंपल हो गया इसका परिभाषा। अब बात आती है कि लवण जो होता है इसका गुण क्या होता है। सबसे पहला गुण नंबर ये होता है, अच्छा फिर समझ लीजिए इसको, किसका अभिक्रिया करा रहे हैं हुआ, जब हम अम्ल का अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, क्षार से करा देते हैं तो एक पदार्थ बनता है उदासीन जिसे हम क्या कहते हैं, लवण, और क्या बनता है, जल। समझ में आया ना, क्लियर है ना बात। तो आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहला गुण में क्या आएगा, सबसे पहला गुण नंबर ये आएगा। गुण अगर पढ़े तो भाई लवण का कौन कौन सा गुण होता है, तो गुण नंबर 1 यही होता है कि भैया ये जो होता है ना, ये उदासीन होता है, यानी इसके pH का मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पदार्थ इसका गुण क्या कर रहा है, नहीं बस एक को इसका गुण है, क्या करिएगा बस इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसको, है ना। अब बात आती है क्या, इसमें कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है, कुछ उदाहरण भी बताइए भाई। तो इसमें बता रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या कह रहा है, सोडियम क्लोराइड। लवण का उदाहरण दिया हुआ है क्या, सोडियम Na, उसके बाद कह रहा है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम लिखे हुए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा, KCl। और भी हो गया क्या आपका, सोडियम सल्फेट। सोडियम का क्या होता है, Na, सल्फेट का 2 आ जाएगा पैर पे, सल्फेट का SO4, Na2SO4। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, कुछ लवण के उदाहरण है ना। चलिए अब बात आता है सर, अब हम लोग नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल नया चीज़, कि नमक में रासायनिक जो गुण होता है कैसे होता है, कैसे बना है, नमक कैसे बना है। नमक कैसे बना है हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखना जरूरी है इसको। देखिए कैसे बना है, फिर से देख लीजिए एक बार। कर रहा है क्या, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के विलयन के आसपास अभी क्या, हाँ हाइड्रोक्साइड, नहीं ना कभी लिखा हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक लिख ले दो जगह, गलती है मगर। किसका अभिक्रिया कराएंगे बताइए, पहले कराएंगे अम्ल, अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर क्षार क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये क्या है तो भैया अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। अब इसके अभिक्रिया कराया बना ये Na, इसका Cl, इसका Cl और इसका Na बना दिया क्या, NaCl। और क्या बना दिया, जल, H2। सिंपल सी बात है। फिर से आप देख लीजिए, अब आपसे कोई पूछेगा बताइए भैया ये क्या है, ये क्या है भैया, और ये क्या बना है, और ये क्या बना है, इसी को आप कहते हैं नमक। क्या कहते हैं, नमक। इसको कहते हैं, अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए, 12 क्लास आप बात क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आए, कथी है नहीं ना बतिया के चाहिए गलत।
सोडियम क्लोराइड। अगर देखिए बात समझिए, बातचीत नहीं कीजिए, उससे हमको दिक्कत होने लगता हुआ, और फिर आप ही को बुला के पढ़ाएंगे यहाँ पे ना, इन लोगों लिखेगा फिर। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसको हम लोग रासायनिक भाषा में, और कहे करते हैं इसे, बहुत आराम से लिखा ही ना, कला घबराने दीपू तो आराम से लिखने दीजिए सबको, तो लेट हो जाए मगर जल्दी नहीं भगाइए। तो रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, उसका अणुसूत्र हो गया NaCl, ठीक है। अब इसी को हम लोग, इसको ना तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना NaCl कहते हैं, हम लोग कहते हैं नमक दे दो भैया, हम लोग कहते हैं नमक, और जानवर कहते हैं नमक के बिना जिंदगी कैसा वीराना हो जाएगा आपका, है ना। नमक के बिना समझिए जिंदगी क्या कहें हम, मतलब खाना पीना तो समझिए एकदम घासे फूस हो जाएगा आपके लिए, उससे भी बेकार कह लीजिए क्या। घास फूस पे भी नमक मिला दिया जाए तो टेस्टी हो जाएगा वो, हमारे एकदम एकदम बढ़िया से बढ़िया सब्जी बनाने के बाद भी नमक न डाले तो भी, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग साधारण नमक में भी होता है क्या कि सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक मिलता है ना, पहाड़ मैंने डायरेक्ट तोड़ के बनाते, काला नमक होता है ना। एक होता है साधारण नमक जो वाइट कलर का होता है, एक होता है सेंधा नमक जो आपको मिलेगा हल्का हल्का पिंक कलर का, ऐसा मिलेगा, इस कलर का, इस कलर का मिलेगा, ठीक है। हाँ हल्का हल्का है ना, हल्का हल्का रेडिश लाल भी रहेगा, उसको कहते हैं सेंधा नमक। और एक मिलता है काला नमक जो काला कलर का होगा, है काला कलर का होता है, काला नमक काला कलर का ही होता है वो, ठीक है ना। और भी एक दो प्रकार के बना के नमक बनाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार में काम आते हैं व्यंजन बनाने में, जलजीरा टाइप का होता है वो, उसको आप सलाद वलाद पे छीट के खा सकते हैं, है ना। तो साधारण नमक हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं, नमक तो समझ में आ गया हमको। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ये क्या है, इसका नाम क्या है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा। इसके बारे में जानते हैं क्या? पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैसे कैसे लिखते हैं आप लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होता है? सोडियम मतलब होता है Na, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, तो क्या बना? NaOH, NaOH इसका अणुसूत्र हो गया ये। NaOH क्या है? अणुसूत्र है। जब आपसे हम ये पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है तो आप बोलिएगा NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? MgOH का होल 2, OH का होल 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? AlOH का होल 3। आप लिखे थे, छाड़ है ये सब। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका साधारण नाम जो है ना, जनरली लोग इसको क्या कहता है तो कहता है कॉस्टिक सोडा। क्या कहता है? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कहता है। बनाने की विधि कैसे बनाते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बनता है। सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना NaCl है ना, NaCl को क्या कहते हैं? क्या करते हैं? देखिए क्या करा, कैसे बनाते हैं इसको तो करा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, मतलब क्या करिए, वो जल का पात्र ले लीजिए, इसमें आप भर लीजिए पानी। क्या भर लीजिए? पानी। पानी का अणुसूत्र क्या होता है वो? H2। और इस पानी में आप मिला दीजिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड माने क्या? नमक। क्या मान मिला दीजिए? उसमें नमक मिला दीजिए। चलिए इसमें मिला देते हैं नमक, NaCl। अब पहले से इसमें क्या है? पानी है, पानी माने H2 है। और इसमें दे देते हैं करेंट, इसमें लगाते हैं धन टर्मिनल और फिर लगाते हैं ऋण टर्मिनल, और धन टर्मिनल से भी देते हैं प्लस वाला चार्ज, ऐसे देते हैं क्या? माइनस वाला चार्ज। बैटरी से जोड़ देते हैं, करंट इसको दे रहे हैं,
ऐसा प्रयोग नहीं कीजिएगा। ये सब लेबोरेटरी में क्या आता है, ये प्लस है माइनस है। तो इसको बैटरी कहते हैं। आप पढ़ाएंगे आगे, विद्युत पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे बैटरी क्या होता है, तार क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। तो इसमें करंट जब देते हैं, जब पानी में नमक घोल के उसमें करंट देंगे तो इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, कैसे बनता है, देखिए NaCl जो होता है ना, ये अभिक्रिया करता है किससे, जल से, H2O से, ठीक है। और जो है ना, इसका H और इसका O मिलके Na से अभिक्रिया कर लेता है, तो इससे क्या बनता है, NaOH। क्या बनता है, NaOH। और Cl जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन निकल जाता है, यहाँ पे Cl2 निकल जाता है। बात समझ में आई। इस प्रकार से अभिक्रिया लिखना भी सिखा रहे हैं। देखिए कैसे लिख रहा है, सबको साधारण मत समझिए। रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखने आ गया। कोई पूछेगा ये क्या है, तो कहिए नमक है भैया। ये क्या है, पानी है, नमक में पानी घोल दिए हैं और क्या दिए हैं, विद्युत दिए हैं। क्या दिए हैं, विद्युत, विद्युत का करंट दिए हैं, विद्युत। तो क्या बन गया है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्टिक सोडा। और क्या बना है, क्लोरीन बना है। समझ में आया। इस तरह से इसको हम समझा सकते हैं, पूरी डिटेल से समझा सकते हैं। समझ में आ गया। बनाने का विधि आ गया, बनाने आ गया। अगर तुमको दे दे पानी और तुमको दे दे ये व्यवस्था ऐसे और सोडियम क्लोराइड, तो क्या तुम नहीं बना सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आराम से बना सकते हो। मगर ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है, इसमें सावधानी भी बरतने की जरूरत होता है। करेंट वगैरह की बात होती है तो सावधानी से ही काम किया जाता है, और कोई प्रशिक्षित लोग रहे तो ज़्यादा करना चाहिए, अकेले में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसका बात है कि इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोरोक्षार क्यों कहते हैं, क्लोरोक्षार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन है ना, और ये क्लोरीन किस में है, क्षार में है। क्या है, क्षार। NaCl जो है, NaCl तो लवण है, NaCl क्या है, लवण है। इसी में से क्लोरीन को निकाल दिए हैं तो क्या बन गया है, NaOH जो क्षार है। ये क्या है, क्षार है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो क्लोरीन को हटा के क्षार बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरोक्षार। क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन का निर्माण भी होता है। तो सीखता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना है, ये क्या है बता दो, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बना है, क्लोरीन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको हम परीक्षा में ये कहेंगे कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है बताइए, तो आप लिखिएगा कि जब जल में जल में NaCl मिला देते हैं और उसे विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस बनता है। फिर कहेंगे कि बताओ उसका अभिक्रिया लिख के बताओ, तो तुम ये लिख देना। लोग सब इसको कहे तो क्या कहेगा भाई, अनुसूत्र पहले लिख दिया। अनुसूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। सबसे पहला और VVI ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि व्यंजक चूर्ण को का अनुसूत्र क्या होता है, व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। याद रहेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन है। ठीक है ना, यहाँ पे याद नहीं होगा तो समझ लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है क्लोरीन है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्लोरीन है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब इसको साधारण नाम, मतलब साधारण नाम उसे कहते हैं जिसको गांव समाज में लोग जानता है, उसको क्या कहता है, तो कहता है ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। आपके घर में, हमारे घर में लोग व्यंजक चूर्ण नहीं समझता, उसको क्या समझता है, ब्लीचिंग पाउडर समझता है, मगर ये नहीं समझता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, चलिए पाउडर है ना। अब बताइए इसमें कह रहा है क्या कि बनाने की विधि, कैसे बनाइएगा, विधि क्या है बनाने का, इसका विधि बताइए, इसको कैसे बनाएंगे हम। तो बनाने का विधि बता रहा है क्या कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे बना रहे हैं, माने विरंजक चूर्ण को बनाने का विधि क्या है, व्यंजक चूर्ण को बनाने का विधि क्या है। तो कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना जानते क्या होता है, किसी को बताएगा शुष्क बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र, परीक्षा में पूछता है। एगो चूना होता है जो बिना बुझा हुआ चूना, एगो बुझा हुआ चूना, पता है आप लोगों को। देखिए बिना बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जिसको बुरा में खरीद के लाते हैं ना पेंट करने के लिए, सफेदी करने के लिए, उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे चूना कहिए।
अगर आप पानी में रख देते हैं तो उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? बात को समझिए। चूना का अणुसूत्र क्या होता है बउआ? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या होता है? ये बिना बुझा हुआ है। क्या है? बिना बुझा हुआ। अब बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना मतलब पानी में मिलाने के बाद बनने वाला चूना। पानी में मिलाइएगा ना सफेदी बनेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2। क्या? CaOH का होल 2। चूना में इसको बोलते हैं क्या? बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? तो CaO। याद रहेगा? आपको याद रहेगा? चलिए ये हटाइए। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर से समझिए, शुष्क बुझे हुए चूने ये कैसे होगा भैया? पानी को हम जब चूना में पानी मिला देंगे शुष्क कैसे होगा? मतलब सूखल कैसे होगा? जब चूना में पानी मिलाएंगे तो गीला होगा कि सूखल रहेगा? गीला होगा। तो ओकरा पनियावा निकाल के क्या करेंगे? दीवार पे पेंट कर देंगे तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा? तब सूखा कि नहीं सूखा? हाथ में लगा के देखिएगा, लगेगा सूखल पाउडर। फेविकोल मिला दिया तो नहीं लगेगा हाथ में, है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना बात को? तो शुष्क बुझे हुए चूने मतलब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क है मतलब सूख गया है। शुष्क माने क्या होता है? सूखा हुआ। शुष्क उसका क्या करा है? चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर, इसको गर्म करते हैं, गरमाते हैं खूब, उसको लेकर गर्म करते हैं, एकदम गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं। तो जब गर्म करते हैं ओकरा ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका अभिक्रिया करा देते हैं। किससे? क्लोरीन गैस से। इसका अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस Cl से अभिक्रिया कराते हैं, Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनेगा? तो यही बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम, यहां पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। नहीं ये बनेगा क्या? यही बनेगा आपका। क्या बन गया ये? देखिए CaO इसका आ गया, CaO इसका आ गया और Cl2 इसका आ गया। और इसमें कौन सी मुक्त होगा बताइए? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। अब बताइए आपको इस समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम आपको लिखना सिखा दिए हैं, आप लोग नहीं लिखे हुए। यहाँ पर लिखा जाता है समीकरण, आपको किताब में भी दिया हुआ है, आप लोग लिखे नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हुए हैं? जगह छोड़े हैं तो यहाँ पर लिखना चाहिए ना आपको। कब लिखते हैं पता है? जब आप पढ़ते ना इसको किताब में तो देखते अरे भाई कहते समीकरण में लिखा ले, पहले लिख लीजिए उदाहरण में, जाके घरे लिख लेना। ठीक है ना? कहाँ से लिखोगे? किताब से लिखना है पढ़ के कि भैया विरंजक चूर्ण का बनाने का जो विधि होता है उसका सूत्र समीकरण क्या है। किताब में जाकर देखिएगा, एकदम दिया हुआ है, उसको उधर में से लिख लेना। ठीक, अभी हम बता भी दिए। ठीक है, देखिए तो बता रहे थे क्या कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बनाने का विधि देख लिए। किसको? विरंजक चूर्ण को। अब देखते हैं कि भैया इसमें कौन कौन सा गुण है। सबसे पहला नंबर गुण है ये सफेद चूना है। क्या है? सफेद रंग का चूना होगा। ठीक है। दूसरा नंबर ये क्लोरीन का, इसमें जब आप सूंघिएगा तो क्लोरीन का गंध आएगा। देखिए ना, क्लोरीन तो है बेचारा इसमें ना है। कथी देख रहे हैं? अच्छा बताइए कथी के बारे में पढ़ रहे हैं आप? विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं कथी के बारे में पढ़ रहे हैं? विरंजक चूर्ण पढ़ रहे हैं। चूर्ण अब तो पूछिएगा नहीं सर होता क्या है। चलिए इसका जवाब इसमें है, कथी कथी उपयोग हो रहा आएगा। अला है यह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। जब इसका अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड का अभिक्रिया विरंजक चूर्ण, ये विरंजक चूर्ण ना CaOCl2 पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है ना भैया, अलग कर लेते हैं इसको। CaOCl2 का उपयोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? विरंजक चूर्ण। याद रखो, कल पूछेंगे विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है तो बोलना। आज इसको क्या कहते हैं? साधारण नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो अब क्या होता है इससे?
जब अभिक्रिया कराएंगे इसको क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्लोरीन गैस बनेगा। जब अभिक्रिया कराएंगे किससे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, मतलब हम नाक का सांस छोड़ेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना इसमें, तो उससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्लोरीन गैस बनाएगा। वो क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस। फिर जल से अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड देता है। जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। जब इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या देगा? क्लोरीन गैस देगा। इसका गुण हो गया, ठीक है। ज्यादा गुण नहीं पूछता, अब पूछता है जो है उपयोग। क्या पूछता है कि भैया विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान समझिएगा क्या पढ़ना, VVI टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विरंजक चूर्ण इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बताइए भैया इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे? इसका उपयोग पढ़ने जा रहे हैं, उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहला उपयोग क्या है इसका? तो कह रहा है क्या कि इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में क्या आता है? जहां पे कीटाणु जीवाणु होता है उसको खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है? कीटाणुनाशक। क्या होता है? कीटाणुनाशक, मतलब कीटाणुओं को नाश करने के लिए काम किया जाता है। कीटाणु कहाँ होता है? हमारे टॉयलेट बाथरूम में, उसको साफ करने के लिए। फ्लोर पे, फ्लोर को साफ करने के लिए फिनाइल हो गया, है ना। दांत में भी कीटाणु जीवाणु होता है, टूथपेस्ट से साफ करते हैं, है ना। तो कीटाणु मतलब कहाँ कहाँ तक बता रहे हैं? हाथ में भी कीटाणु होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको साबुन से साफ करते हैं, हैंड वॉश से साफ करते हैं, फिर सैनिटाइजर मारते हैं। कोरोना के काल में देखिए सैनिटाइजर मारे थे, ये सब होता है। कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है ये। दूसरा, कागज एवं कपड़ों के विरंजक में इसका प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग जो होता है, दूसरा नंबर इसका उपयोग क्या है? उपयोग नंबर 2, कागज उद्योग। क्या? कागज बनाने में। कागज जो आपका बनता है ना, कागज, ये सफेद कलर का जो कागज देख रहे हैं, तो उसको सफेद करने का काम किसने किया है? विरंजक चूर्ण ने किया है, ठीक है ना। जब कागज बनता है ना बहुत गंदा क्वालिटी का, जैसे ये कॉपी बेच दिएगा तो इसको ले जाएगा गला के फिर लुगदी बनाएगा। क्या बनाएगा? लुगदी, सरा गला के लुगदी बना के फिर फैक्ट्री में डाल के फिर पेपर बनाएगा, फिर उसमें विरंजक चूर्ण मार देगा। तो फिर जितना आप करिया करिया रंग से लिखे हैं, तो ये पहले व्हाइट पेज था, इसमें करिया करिया लाल पीयर से लिख के क्या बना दिए? लाल पीयर करिया बना दिए इसको। तो फिर लुगदी बनाएगा, फिर विरंजक चूर्ण मारेगा, फिर सफ़ेद हो जाएगा, फिर कागज बनेगा, फिर क्लासमेट का कॉपी बनवाने के आएगा। जिसमें ज़्यादा विरंजक चूर्ण मारेगा तो एकदम छला हुआ कागज बनेगा, एकदम क्लासमेट जैसा, एकदम चमचमाता ना कागज बनता है। तो विरंजक चूर्ण ज़्यादा मारे हुआ है तो इसलिए पैसा ज़्यादा है उसका। ऐसा में तो उसको रंग करने के लिए मतलब क्या आता है? सफ़ेद ही करने के लिए, ठीक है ना, पेपर को सफ़ेद बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा, कागज उद्योग में याद रहेगा विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? कागज के उद्योग में। तीसरा उपयोग इसका प्रयोग क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। किसको बनाने के लिए किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन बनाना है इससे, तो इससे क्लोरीन बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म बना, क्या बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी से बना दे सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? झाग वगैरह देखते हैं शेविंग करने वाला में, झाग नहीं होता है, शेविंग क्रीम देखें ऐसे लगाया जाता है, खूब झाग उत्पन्न होता है, वो सब बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में होता है। जितना भी रासायनिक, बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में उपचायक का काम करता है। क्या करता है? उपचायक, उपचायक के रूप में काम आता है, माने उपचयन अभिक्रिया कराता है। ये क्या कराता है? उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, उपचयन अपचयन पढ़े ना, वो काम करवाता है। कौन? ये याद रहेगा। इतना सारा काम कीटाणुनाशक होता है, कागज के उद्योग में लगता है, क्लोरीन या क्लोरोफॉर्म बनाने के काम में आता है और उपचायक के रूप में काम आता है। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख के याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब है ये खत्म हो गया। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। ये 17 नंबर पॉइंट क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहेंगे हम लोग? अणुसूत्र क्या होगा इसका?
इसका अनुसूत्र नहीं ना है, बनाना है तो इसको बनाने के लिए वही ठीक है। चलिए इसको बाद देखेंगे। देखिए देखो समझिए पहले इसको बनाया कैसा है, मैंने बेकिंग सोडा को बनाया कैसा था, आप भी बना सकते हैं। बेकिंग सोडा को आप भी बना सकते हैं। क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, अगर वो सामान दे दिया जाए तो बुआ ये उसको नहीं चाहिए, नहीं। देखिए इसमें क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, जल, यानी कहने में लग रहा है बड़ा भारी, नमक को जल में घोल दीजिए। नमक पानी बना लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लाइएगा, सांस जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सांस छोड़ दीजिए, भर दीजिए वो प्लास्टिक में, फूक फूक के हो गया। और बाद चाहिए अमोनिया गैस, जो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपसे बनेगा नहीं। यह अमोनिया गैस, क्या है, अमोनिया गैस। NH3 को कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं, अमोनिया। फिर से दोहराते हैं, ये क्या समझिए रहे, सोडियम क्लोराइड, जल, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं अमोनिया। क्या, अमोनिया। यही गैस आपको नहीं मिलता है, इसीलिए आप नहीं बना सकते हैं। ये मिलता है जो प्रोफेशनल बंदा होता है वही बनाता है, इसको भी बनाया जाता है, NH3 को भी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी क्रिया करा के अमोनिया बना लेता है। और तब जब आप बनाइएगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। यह अमोनिया के साथ क्लोरीन तो अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो बना है आपका, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, यही बनाने के लिए इतना ताम झाम करना पड़ा है, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना समझ में आ गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, तो कहिएगा एकदम आसान है, पानी में नमक को घोल दीजिए, तो एक सांस छोड़ दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा उसको, अमोनिया गैस मिला दीजिए, उसके बाद में बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो आप बता दीजिए सबका नाम, बोलिए क्या कहेंगे इसको, सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड। क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। क्या, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लिखवाएंगे ये सब। संतुलित भी लिख के संतुलित भी कर ली, संतुलित करें तो आपको ऐसे करता है, संतुलित भी कीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट बात है क्या कि भैया आप कैसे हम इसका करें, क्या कि भैया उपयोग कैसे करें। और दूसरी ना बात क्या कि इसका उपयोग करना कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या आता है, क्या बनाने के लिए, तो पाव रोटी और केक बनाने के लिए। क्या, पाव रोटी और केक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। पाव रोटी देखते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, एकदम आकड़ो एकदम देखते हैं, एकदम सॉफ्ट रहेगा उसका। तो ये है आपका पाव रोटी, फैक्ट्री वाला सब बनाता है। अपना केक जो होती है बनाता है, ब्रेड जो खाते हैं ना स्लाइस में कटल रहता है, उस सब में लगता है उसको, तो खस्ता एकदम रुई लेखन रहेगा, है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा वो सब। और केक देखबे करते हैं, केक के अंदर जो भरा रहता है पाव रोटी, वो सब हो गया उसको बनाने के लिए। दूसरा, रसोई घर में खाना को जल्दी पकाने के लिए, जल्दी है खाना बनाने का, दाल नहीं गल रहा है तो मार दीजिए, खाने के बाद जो जाएगा सो जाएगा, आप बना के जल्दी भागिए यहाँ से, काम खत्म है कि नहीं। मतलब कि बेकिंग सोडा मारिएगा, खावा सोडा मारिएगा, खाना जल्दी पक जाएगा, कोई भी चीज़ जल्दी गला देगा वो। कतनो जो भी चीज़ गलता नहीं है खाना पीना में, ना कहते हैं चना का दाल नहीं गलता है, तो ये गोभी बड़ा बज्जर है नहीं गलता, क्या कीजिए, गोभी खराब खरीदा गया है तो मार दीजिए बेकिंग सोडा, आराम से गला देगा वो। नमक से भी गलता है, नमक को गलाता है बहुत बढ़िया, नमक गलाने का पानी छोड़ देता है बहुत ज़्यादा, ये बात है। अला पकौड़ा बना रहे हैं, पुआ बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, तो उसको फुलाने के लिए इसको मारिए हिसाब से, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगला, इनो बनाने के लिए, इनो जब बाजार में बिकता है, उसको इनो को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, पहला क्या हो गया, पाव रोटी बनाने के लिए। दूसरा क्या हो गया, खाना जल्दी, हाँ खाना जल्दी पकाने के लिए, पकाने के लिए याद कर लीजिए, परीक्षा में आपको लिखना होगा। तीसरा नंबर क्या करने के लिए, तब हाँ पकौड़ा हो गया या पुआ हो गया, पुआ इत्यादि, पुआ कचौड़ी, हाँ कचौड़ी इत्यादि को क्या करने के लिए, को
खस्ता बनाने के लिए, खस्ता, सस्ता नहीं, खस्ता, खस्ता बनाना है तो इसका उपयोग कीजिए। खस्ता बनाने के लिए लिख लीजिएगा, इसे समझ रहे हैं आप लोग, बनाने के लिए। और क्या चाहिए, और किसके लिए होता है, बाजार में जो बिकता है इनो, इनो का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो इनो बनाने के लिए। और क्या चाहिए इसको, अग्निशामक, जो कहीं पे देखते हैं अग्निशामक, जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं और किसी भी समय आग लग सकता है, तो ऐसी जगहों पे अग्निशामक जो लगता है, वो सिलेंडर लगता है ना अग्निशामक, जो आग लगने पर उसमें से गैस निकलेगा जिससे आग बुझेगा। तो स्कूल, कॉलेज, बस में लगा रहता है, बैंक में लगा रहता है, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे, एयरपोर्ट पे लगा रहता है, सब जगह। तो लोग तो घरों में लगा के रखता है। तो ये जरूरी होता है, जहाँ पे आग लगेगा तो उसको बुझाने का काम करेगा। तो अग्निशामक बनाने के लिए, किसे, अग्निशामक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अग्निशामक जो होता है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हो गया, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो ये याद रखना आपका इसका उपयोग। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या, 18 नंबर पॉइंट, सोडियम कार्बोनेट। ये पढ़ा दिए ना तो चैप्टर खत्म हो गया, प्रश्न उत्तर में जान नहीं है। अब ये पढ़ाने का प्रश्न उत्तर में जान है, ये नहीं है। अगला है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, इसका अणुसूत्र के बारे में बात करें तो ये होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, ध्यान रखिएगा, Na2CO3, इतना ही याद रखना है आपको फिलहाल में, Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3, ठीक है। और इसमें 10H2O, 10 को जल, 10H2, इतना याद करने में तो भारी लगा, एक बार पढ़िया था Na2CO3 10 to 10H2O, नहीं याद करना है आपको, इतना ही याद रखना है, Na2CO3 इतना याद रखना है। आई जल का तो सबको है, कहता है 10 वो जल है, ठीक है, इतना याद। अब आप कैसे देखिए इसमें क्या कर, साधारण नाम धोने का सोडा, धोवन सोडा, क्या कहते हैं इसको, धोने का सोडा, इसको कहते हैं धोवन सोडा, लोग सब बोलता है इसको धोवन सोडा। बाजार में 2 तरह का सोडा मिलता है, धोने का सोडा यानी धोवन, इसको धोने वाला है ना, धोवन कहते हैं, धोबी, धोवन सोडा, धोवन सोडा सीधे कहिए, धोने का सोडा, धोवन सोडा, ठीक है ना। तो याद रखिए, बाजार में जाइएगा सीधे कहिए सोडा लाइए, सोडा नहीं कहिए, कौन सोडा, धोने का कि खाने का, खाने वाला खावा सोडा, क्या बोलते हैं, खावा सोडा, जो बेकिंग पाउडर पड़े हैं आप लोग, है ना, ब्लीचिंग पाउडर ना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग, बेकिंग क्या, बेकिंग, बेकरी बनाता है ना, बेकरी, बेकरी से बना बेकिंग, केक, केक जो बनता है वो फैक्ट्री को क्या कहते हैं, बेकिंग, बेकरी, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पान रोटी बनता है, जहाँ केक बनता है उसको कहते हैं बेकरी, क्योंकि बेकिंग सोडा से बनता है, उसमें बेकिंग सोडा का ही कमाल है। वही मैदाबा से केक बनाता है, पान रोटी बनाता है, कितना खस्ता, कितना सॉफ्ट हो जाता है वो, सब बेकिंग सोडा का कमाल है वो। जैसे नाम का पड़ गया बेकरी, नाम में पड़ गया बेकरी, बेकरी में कथी कथी बनता है, बिस्कुट, रस खाते हैं ना, रस, स्लाइस जो बनता है आपका वो सॉफ्ट वाला, कड़ा वाला पान रोटी का, सब वही में बनता है बेकिंग सोडा से। पान रोटी देखें, कड़ा वाला पान रोटी जो कड़ा कड़ा रहेगा, इतना तक फुलल फुलल रहेगा, कड़ा है एकदम, दांत से कुल कुल खाओगे उसको। रस खाते हो तो रस खराब होता है जल्दी, एकदम कड़ा कड़ा रहता है वो, क्या है, बेकिंग सोडा मार के फ्राई सुखा दिया धूप में, अथी में, गर्मी में। अब अभी नहीं आ रही, मतलब से आती है वो, ठीक है। तो हो गया, आप देखिए, तो ये होता है, ये है धोवन सोडा, धोवन सोडा धोने के लिए काम आता है, किसको धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए भी काम आता है। धोबी लोग क्या करता है, पहले सर्फ से यूज नहीं करता, धोवन सोडा से ही कपड़ा को साफ करता था, सोडा से, ठीक है ना, बहुत अच्छा होता है, कपड़ा से धोता है। मगर लोग आपसे सर्फ उर्फ आ गया इतना ना, क्वालिटी वाला सब, सोडा का नाम है भूल गया लोग, कौन सा सोडा से धोता है, देखते हैं, धोबी से खाली, धोबी, अब धोबी अभी भी धोता है, धोबी होता है, क्योंकि जो आप सर्फ यूज करते हैं ना, उसका काम ही नहीं करेगा उतना।
देखिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़े अभी आप लोग कि कैसे बनाया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा आपके पास है, बेकिंग सोडा क्या है बुआ? NaHCO3। देखिए क्लास खत्म करेंगे, सबका सुनेगा अनुसूत्र में से 2-3 गो बोलेगा, बाकी सबटा है सब सुनेंगे। अभी सुनेंगे इसका अनुसूत्र क्या होता है, कितना का तो अभी हालत खराब हो गया। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? NaHCO3। इसको क्या करना है बुआ? गर्म करना है। क्या कहे? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके जब गर्म कीजिएगा तब बनेगा। क्या बनेगा? तो इसमें से बनेगा, ये वाला रह जाएगा और ये वाला रह जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? Na2CO3। ठीक है, क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा और H जो है ना, H ये निकल जाएगा इधर, हाइड्रोजन गैस। आ समझ में? और इसका परिभाषा आप बना कर दिया भी है यहाँ पे। क्रिस्टलीकरण दिया है जल से अभिक्रिया कराने पर, बनाने का नहीं दिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए समझ में आ गया? किस समझ में आया? बोले जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अभी पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़े हैं ना अभी सोडियम बाइकार्बोनेट, यही इसको यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसको क्या किए हैं? बोलिए। इसको किया है गर्म। क्या किए हैं? गर्म करने के बाद क्या बना है? सोडियम कार्बोनेट। अब जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसको जल से अभिक्रिया कराएंगे। किससे? Na2 और CO3 जो बना है हमको, इसको किससे अभिक्रिया कराएंगे? तो जल से, और 10 गो अणु से, जो 10H2O से अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या बनेगा? तो बनने के बाद देगा वही सब जो बना है। ये क्या बनेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रहेगा? बनाने का विधि ये है, ये नहीं, ये तो जल से अभिक्रिया करा के उसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। ई है बनाने का विधि, आई है क्रिस्टलीकरण की विधि। क्या है? क्रिस्टलीकरण की विधि। क्या? अब इसी में यही बन के तैयार हो गया हमारा धूमन सोडा। अब है इसका उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो इसका उपयोग करना है हमें कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। कांच बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मान लिए दीर्घोत्तरीय पूछा तो क्या लिखिएगा? ऐसे कांच बनाने के लिए। दूसरा का नंबर क्या? साबुन बनाने के लिए। तीसरा का नंबर क्या? कागज बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए। चौथा नंबर क्या? हाँ, बोरेक्स, जैसे बोरेक्स बनाने के लिए। क्या? बोरेक्स। बोरेक्स एक यौगिक होता है, साफ उप करने वाला होता है पदार्थ, वो होता है बोरेक्स बनाने के लिए। और क्या? घरों में साफ सफाई के लिए। नाम सुने हो यार? कथी होता है कांच को साफ करने वाला? कुलीन, कॉलिन। कॉलिन वगैरह से साफ नहीं करते, हार्पिक वगैरह बनाते हैं, लेट्रिन साफ करने वाला हार्पिक, तो वो सब इसी से बनता है, इससे भी बनता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, तो घरों की साफ सफाई के लिए निकलिए। साफ सफाई में, अब साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए जितना भी चीज आता है केमिकल, उस सब में इसी से बनता है। साफ सफाई वाला केमिकल। क्या? साफ सफाई वाला केमिकल बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए। और क्या बनाने के लिए? तो कठोर जल जो होता है, कठोर जल जानते हो क्या होता है? जो खराब जल होता है, गंदा जल होता है, उसको शुद्ध बनाने के लिए करते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? कठोर। कठोर माने गंदा, कठोर माने कठोर जल को किसको बनाना है? क्या बनाना है? मृदु बनाने के लिए, मृदु जल बनाने के लिए। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो भी कठोर जल है उसको मृदु बनाना है। तो जैसे क्या देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, फिल्टर पानी वाला नहीं होता, फिल्टर लगाता है घर में, लगाता है। आरओ नाम सुने? आरओ का पानी। तो आरओ जो लोग घर में लगवाता है, लाइन पे चलेगा, पानी में गिरेगा टंकी से, और उसको साफ करके आपको देगा, तो पीजिए एकदम अच्छे लगेगा, हल्का का पानी लगेगा वो। हम लोग को तो प्यार ही नहीं होता पानी, पीने का तो बड़ा अजीब लगता रहता है।
हम लोग को आदत पड़ गया नहीं वाला पीने का, नहीं अच्छा लगता वो सब। आरओ का पानी पिए हैं? आरओ का पानी हल्का पिए तो हल्का हल्का लगेगा, पानी पिया था, ये पानी से भारी लगेगा, पीने भी लगेगा, इसका स्वाद भी लगेगा पानी का, वो सब भी स्वाद लगता रहता है। जो वो पीता है उसको वो आदत पकड़ लिया, जिसको ये पीता है उसको ये आदत पकड़ लिया, है ना, आदत के ऊपर होता है। कितना कहता है एक दूसरे को कल का पानी अच्छा नहीं लगता है, उसको अपने कल का पानी अच्छा लगेगा, चाहे गंदा रहे चाहे खराब रहे, वो पीते पीते आदत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कठोर जल को मृदु बनाना है तो इससे उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये सब हो गया। अब है लास्ट 19 नंबर सर, अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम जानते हैं बउआ कि अब थोड़ा लिमिट खत्म हुई तो बैटरी इतने तक चार्ज हो ना, देखा सका बैटरी 2-3 घंटा में डिस हो जाता है एकदम। हाँ ड्यूरा सेल रात तक चलेंगे, 1 गिलास पानी पिए रात तक चलेगा एकदम, जय जय चलेगा। देखिए अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि उसका बाद बड़ा हालत ख़राब होता है, दिन भर तक पढ़ा लेते हैं, रात में भी पढ़ा लेते हैं, मगर जब जाते हैं बेडवा पर उसके बाद 1 सेकेंड भी कला जगह, एक माने 5 मिनट में ही नींद आने लगता है। 18 घंटा काम करने के बाद 6 घंटा सोना है, नींद नहीं आया तो क्या आएगा। कल सोचे कि कल आराम से थोड़ा फ्री है तो क्या कोई मूवी देखते हैं, जैसे लगाए अभी 5 मिनट नहीं देखेंगे मैं नींद तरह 5 मिनट भी नींद आ गया। बताइए, अभी बेचारा शुरुआतें हो रहा था, अभी वहीं पर नींद आ गया काम से, फिर कभी देखा जाए। देखिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो इसका अनुसूत्र होता है CaSO4। ध्यान रखिए, इतने हैं बस, ध्यान याद रखना आपको। CaSO4 क्या है इसका अनुसूत्र? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब क्या है इसमें, कैल्शियम सल्फेट में अर्धहाइड्रेट यानी कि आधा जल मिला दीजिए, आधा जल। ठीक है, अब बड़ा लगने लगा कि नहीं लगना, कैल्शियम सल्फेट में आधा जल मिला दीजिए, बस सिंपल सी बात, याद रहेगा। कैल्शियम सल्फेट, इसको कहते हैं, साधारण नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको लोग कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है। बनाने की विधि क्या है, जिप्सम को जब 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करिएगा तो जल के अणु के साथ त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट बनाता है और अर्धहाइड्रेट बनाता है। मतलब क्या है, इसका एकदम स्पष्ट रूप से इसका अभिक्रिया दिया हुआ है, जिप्सम के साथ बनता है। किससे बनता है ये? जिप्सम से। जिप्सम का अभिक्रिया कराना है आपको। जिप्सम समझते हैं, जिप्सम एक पदार्थ होता है जिससे सीमेंट बनता है, एक मतलब कि खनिज होता है। जिप्सम क्या है, एक खनिज है जिससे सीमेंट भी बनता है। सीमेंट जो बनता है ना, उसमें मेन पदार्थ जिप्सम होता है। सीमेंट का है पकड़ पकड़ कर रखता है, लस क्यों होता है, देखते हैं सीमेंट को घोल दीजिएगा हाथ में, जमा जाते पत्थर लेखन हो जाता है। कथी से बना है पत्थर? वो जिप्सम से, उसमें जिप्सम है, समझ गया ना। जिप्सम को राख में मिला दिया तो राखो सीमेंट हो जाएगा। राख है ना, राख में जिप्सम पाउडर लेकर मिला दीजिए बहुत सारा, मिला के तो राख नहीं हो गया, आप सीमेंट हो गया। उसे आराम से घर बना सकते हैं, छत ढाल सकते हैं। समझ गए, जो खेला है से जिप्सम का खेला है वही, समझ गया। तो ये जिप्सम जो होता है, जिप्सम को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितना डिग्री पर? जिप्सम को 373 केल्विन पे। जिप्सम को गर्म कर रहे हैं, कितना पे गर्म कर रहे हैं? 373 केल्विन पे गर्म कर रहे हैं। 373 केल्विन जो है ना, केल्विन माने मापक है, ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो 373 केल्विन पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, तब ये बन के देगा क्या, CaSO4 देगा। और नहीं बस इतने ही देगा, इतने देगा, उससे नहीं देगा, इतने देगा। उसके बाद उसका अभिक्रिया कराइएगा जल से, तब बनाएगा ये। नहीं बना देता है ना, एक क्या बना जाता है, सॉरी एक क्या बनाता है, अर्धहाइड्रेट। और जब इसको कीजिएगा तो अब जो है इसका उपयोग करिएगा किसके लिए, तो इसका उपयोग किया जाता है सबसे पहले हड्डी को जोड़ने के लिए। सुने हैं ना, हड्डी टूट जाता है, क्या होता है, तो प्लास्टर हो लगा हाथ के, हाथ का प्लास्टर हुआ तो क्या हुआ है, जैसे आप किसी व्यक्ति का, जैसे ये हड्डी है, हड्डी मैंने पहले हड्डी बना लेते हैं, ये हड्डी है,
ये हड्डी टूट गया, यहाँ से क्रैक हो गया। तो अब क्रैक हो गया तो अब ये हड्डी है, टूट गया, क्रैक हो गया लंग। तो अब क्या किया जाए? तो इसको ये बढ़ेगा इधर से, ये बढ़ेगा इधर से। अब मान लिए हथवा तो हमें हिलल रहता है ना, हमेशा तो हिलाते रहते हैं। तो अब क्या होगा, ये हड्डी बढ़ जाएगा एन्ने, ये बढ़ जाएगा हड्डी एन्ने, जुटेगा और मोटा हो जाएगा, हाथ एकदम बेढोला टेटर हो जाएगा एकदम। नहीं, तो इसके लिए क्या क्या आता है कि भाई कोई ऐसा चीज़ लगा देते हैं ऊपर से ताकि वो हड्डी हाथ हिले मगर वो ना हिले, हड्डी एकदम स्थिर रहे। तो हड्डी को स्थिर करके सीधा करके तान के एक्सरे में देखेगा, उसके बाद ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस मार देगा। इसे प्लास्टर चुना पत्थर का प्लास्टर पेरिस मार दिया इसे, आधा क्या वो गला में लटका देगा, ले लटका है ना, हिले देखे ना, अब ना हिलेगा ना डूलेगा, वो इतने रख लेगा आराम से फिट रहा। तो गला में कला एक ना लटका देगा, ले जा। और उसके बाद आराम से ये बेचारा हड्डी जुटे बढ़ेगा, ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये लग ज्वाइंट हो जाएगा। अब ज़्यादा गैप हो गया है तब क्या करेगा बेचारा को, इन्हें काटी पहले क्या करेगा, चमड़ा काट देगा, इन्हें चमड़ा काटेगा, पहले चमड़ा काट के जो हड्डियावा रहेगा, हड्डियावा के ऊपर क्या करेगा, एगो स्टील रख देगा, एगो स्टील नहीं रख देगा, इन्हें कटी पेच कस देगा, एगो पेच कस देगा, सटा देगा, कह दिया पेच। वो कहता हाथ में रॉड स्टील लगल है, स्टील ना कहता लोग रॉड लागल है, रॉड सुनिए नाम कि पैर में रॉड ना लागल है, तो कहता पैर में कैसे रॉड घुसेल होते, वो रॉड नहीं घुसाता है, स्टील क्या करता है लेके टूटा रहता है ना हड्डी, तो स्टील रहता है, स्टील समझ गए, स्टील ढक के ढक देता है, फिर कस से कस देता है, कस के फिर धक्का चमड़ा धक्के सुई से सी देता, हो गया ऑपरेशन जो। और फिर बाद में जब हड्डिया बढ़िया से जुट जाएगा, खूब स्ट्रांग हो जाएगा, देखेगा हड्डी ठीक है, तो फिर कट कर देगा, काट देगा, 2 साल के बाद 3 साल के बाद काट देगा, और फिर पेच कस के स्टील बार निकाल लेगा, हो गया, रॉड निकल गई। हमारे पहले लेखा मजबूत नहीं रहेगा, अब हाथ वही क्या जाहिर रहेगा, कहेगा ज़्यादा वजन ना उठाई है, तो फिर देते वही से करा कहता है कि नहीं कहता है लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करता क्या है, ये हड्डी को जोड़ता नहीं है। बहुत लोगों लगता है कि ये करवाने से हड्डी जुड़ जाएगा, नहीं, हड्डी वो नहीं जोड़ता, वो स्थिर रखता है खाली। तो पत्थर देखो रहता है, छुए कभी उसको, पत्थर तोड़िएगा तो अपने छुआ जाएगा पत्थर लेखा एकदम रहेगा, एकदम पत्थर लेखा, एकदम जमने का पत्थर हो जाता है एकदम एकदम। एक बात और है, वो बहुत हल्का होता है। इसका उपयोग किया जाता है संचा बनाने के लिए। संचा समझते हैं, मूर्ति का जो माथा होता है, हाथ गोड़ उंगली सब होता है, उसे संचा में बनता है। संचा में रख दीजिए मिट्टी, निकालिएगा तो मुंह निकल जाएगा उसका आराम से, समझ गया ना, मुंह बन गया, हाथ वाला रखिएगा हाथ बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से संचा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे घर दीवार, जैसे खिड़की बनाए हैं, खिड़की के बीच में गैप आ गया है, सब दीवार के बीच में खिड़की के बीच में कहीं गैप आ गया, जैसे दीवारें हैं, यहाँ ज्वाइंट कराए हैं, ज्वाइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो गैप हो गया, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भर देंगे। आप मार्केट में जाइए, कहिएगा भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस लाइए 1 किलो, दे देगा आपको, पैकेट लीजिए। हाँ, उसको कहता है लोग POP, क्या कहता है, हाँ शॉर्ट में कहता है, ठीक है ना। नाम है क्या, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप कहिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ना समझेगा वो, कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस है कहिएगा, P माने प्लास्टर, O माने OP, कहिएगा POP लाइए, POP समझ जाएगा वो, POP दे देगा आपको। क्या कहेगा, POP। घर में देखते हैं डिजाइन बनता है, रंग बिरंग का फूल बनता है, ये फूल तो सीमेंट का बना हुआ है, जो POP वाला फूल बनता है, ये तो हम बनाए हुए हैं, सब देखा है। चलो, तो सूखा घिउरा होता है ना, वो क्रिस्टल समझ लो, वैसे क्रिस्टल होता है, पानी में रखोगे तो पानी में आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा, तो उस बीच में पानी घुसा हुआ है, सेम टू सेम वैसे है क्रिस्टलीकरण। लवण जो होता है ना, लवण का क्रिस्टल होता है, क्या होता है, क्रिस्टल, ओकरा बीच में जल घुसल रहता है। अच्छा, सीट वाला स्पंज देखो, सीट वाला स्पंज, इसको पानी उनी कहीं पे है तब रख दीजिए, पानी सोख लेता है, देखते देखते इतना को है, जहाँ तक पानी गिर गया ऊपर रख दीजिए, सब पानी के अंदर घुसा लेगा, देखिए जा उतने को है वो। अब पानी जब गाड़ी आता निकलेगा पानी उनमें से, तो कहाँ घुस गया था पानी, उसके क्रिस्टल में कहाँ घुस गया था, इसमें छेद छेद है, जहाँ जहाँ पर पानी हुए में घुस गया वो, इसे कहते हैं क्रिस्टल। समझ में आया, इतने समझना है। अब जो है सारा क्वेश्चन उसे आपको मुबारक हो, सारा क्वेश्चन आपको समझना है। आप इसमें से बोलिएगा जो क्वेश्चन है वो बता देंगे ना, तो बाकी सब हम बता दिए, ठीक है ना। हम लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बता दिए, 10% क्वेश्चन जो है तो दो दिक्कत है, तो बोलिएगा, पढ़ के आइएगा और याद करके लाइएगा। और हाँ, कौन कौन विद्यार्थी फी जमा करना चाहते हैं, आज नहीं करना है, ठीक है, आइए एक दिन वापस करेंगे फिर।
कहेंगे जाइए घर से फी लेकर आइए।